नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। चलिए, 7 का समीकरण, वक्त है 7 का समीकरण का। और बुलेटिन की शुरुआत भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सफाई अभियान से, जिसके तहत आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई करते हुए, चाबुक चलाते हुए प्रदेश के 2 बड़े ऑफिसर्स को सस्पेंड किया है, जिनमें एक हैं आईएएस अफसर टीके शिबू, जो सोनभद्र के जिलाधिकारी थे। लेकिन आज टीके शिबू को भ्रष्टाचार के मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया, जबकि दूसरा नाम आईपीएस ऑफिसर पवन कुमार का है, जो गाजियाबाद के एसएसपी पद पर तैनात थे। लेकिन गाजियाबाद में अपराध पर लगाम ना लगा पाने और भ्रष्टाचार के मामलों में लापरवाही बरतने के आरोप में अब पवन कुमार को निलंबित कर दिया गया है। यानी एक ही दिन में सीएम योगी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के तहत कार्रवाई करते हुए 2 ऑफिसर्स के विकेट गिर चुके हैं। सीधा रुख करते हैं लखनऊ का, और इन 2 बड़ी खबर के पीछे क्या चीजें नापी गई, भापी गई, आंकी गई और ये बड़ा एक्शन लिया गया, समझने की कोशिश करेंगे। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। उनके पास भीतर की जानकारी, इनसाइड अपडेट्स हैं, वो हम अपने दर्शकों से साझा करेंगे। रुख करेंगे वीरेश का। जी वीरेश। देखिए, ब्यूरोक्रेसी में बहुत हलचल है, लोक भवन में हलचल है, और साथ ही साथ 75 जिलों के जिलाधिकारियों में और साथ ही साथ एसपी एसएसपी के बीच में एक हड़कंप है। हड़कंप इस बात की है कि आज एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने जा रही है मुख्यमंत्री के आवास से, जहां पर डीजीपी होंगे शायद, और वहां पर मुख्य सचिव होंगे, एसीएस होम होंगे, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार होंगे। मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। आज रात 9 बजे बैठक होगी और उसके पहले एक जिलाधिकारी पर गाज गिर चुका है, साथ ही एसएसपी गाजियाबाद पर भी गाज गिर चुका है। तो इसलिए आज की जो रात है वो उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी के लिए बहुत ही खतरनाक रात है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले, आचार संहिता के दरमियान फायदा उठाने वाले ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर अपनी आंखें तरेर ली हैं, और उसी का नतीजा है कि ये सारे विकेट गिर रहे हैं। मुख्यमंत्री के जीरो टॉलरेंस की नीति के मद्देनज़र हम बात करें पहले सोनभद्र की, तो जो शिबू हैं वो 2012 बैच के केरल के रहने वाले, हालांकि उनका जो राज्य है वो केरल के रहने वाले हैं, 2012 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, एसटी बिरादरी से आते हैं, पहले श्रावस्ती में थे। उनके ऊपर गंभीर आरोप है। गंभीर आरोप इस बात का है कि खनन के मामले में उन्होंने भ्रष्टाचार का अंत कर दिया, भ्रष्टाचार की एक जो इंतहा है वो कर दी, और जो उनके ऊपर मंडलायुक्त की जांच चल रही थी, मंडलायुक्त ने जांच में अपनी रिपोर्ट भेजी, और एबीपी गंगा ने कल ही बता दिया था दर्शकों को कि पूर्वांचल के एक जिलाधिकारी सस्पेंड होंगे, और वो जिलाधिकारी निकले सोनभद्र के जिलाधिकारी पर। साथ ही साथ जिला निर्वाचन अधिकारी के तौर पर चुनाव के दरमियान पोस्टल बैलेट लगभग पाए गए 1100 के आसपास, जो एक सरकारी गाड़ी में पाया गया था। यानी जिला निर्वाचन अधिकारी के तौर पर भी उनका काम बहुत ही खराब था। साथ ही साथ मैं बताऊं कि खनन के तौर पर वहां पर 19 ई टेंडरिंग के द्वारा सोनभद्र में खनन चल रहा है, लेकिन सारे नियम धत्ता बताकर अपने जानने वाले, अपने जो लोग हैं, उन्होंने खनन में वहां लूट मचा दी। तो हम बात सोनभद्र के जिलाधिकारी की कर रहे थे। अब हम बात कर लें गाजियाबाद के एसएसपी पवन कुमार की, जो राजस्थान के रहने वाले हैं, मूल रूप से 2009 बैच के हैं, जाट समुदाय से आते हैं, और साथ ही साथ मुरादाबाद के एसएसपी रहे हैं। मुरादाबाद के बाद से अगस्त में उन्हें गाजियाबाद का चार्ज मिला, अमित पाठक को हटाकर, एसएसपी अमित पाठक को हटाया गया, और गाजियाबाद लगता है कि पिछले जो अधिकारी हैं, चाहे वो सुधीर कुमार सिंह हैं, उन्हें रातों रात हटाया गया, अमित पाठक को रातों रात हटाया गया, और इन पर भी एक्शन ले लिया गया है। और पवन कुमार पर आरोप है कि उन्होंने अपने काम में लापरवाही की है, चुनाव के दरमियान उन्होंने लापरवाही की है, क्राइम कंट्रोल में पूरी तरीके से फेल साबित हुए हैं, और कानून व्यवस्था की जो समीक्षा आज हो रही है उसमें और भी कुछ अधिकारियों पर गाज गिरने वाली है। बिल्कुल वीरेश, अगर ऐसा होता है
आगे तो है इसकी कि सबसे सटीक जानकारी एबीपी गंगा के दर्शकों को आपके जरिए ही मिलेगी। और फिलहाल शुक्रिया वीरेश, जो आपने इनसाइड डिटेल दी, अपडेट दी है कि वजह क्या रही है कि ये बड़ी कार्रवाई हुई है। आगे बढ़े, बात करते हैं यूपी बोर्ड के 12वीं की अंग्रेजी का पेपर लीक होने के मामले में। आज सीजीएम कोर्ट ने 5 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत दी है। पर्चा लीक मामले में अब तक कुल 22 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें सबसे बड़ा नाम बलिया के जिला विद्यालयन निरीक्षक ब्रजेश मिश्रा का है। गिरफ्तार आरोपियों में एक पत्रकार और एक सहायक शिक्षक अजित ओझा का भी नाम शामिल है। इसके अलावा जिन 20 आरोपियों को पर्चा लीक मामले में गिरफ्तार किया गया है, उनका नाम है बृजभान यादव, जयप्रकाश यादव, जनार्दन यादव, सुनील कुमार, राकेश यादव, वरुण सिंह, अनमोल यादव, जयप्रकाश पांडे, अमित यादव, विशाल यादव, दिग्विजय सिंह, मनोज गुप्ता, अभिषेक यादव, अनूप चौहान, रजनीकांत यादव, शुभेंदु यादव, अहमद रजा, ओम प्रकाश वर्मा, सुधीर यादव और सुजीत वर्मा, जिनसे लगातार पूछताछ चल रही है। तो यूपी बोर्ड के अंग्रेजी के पेपर लीक मामले में सस्पेंड किए गए बलिया के जिला विद्यालय निरीक्षक ब्रजेश मिश्रा इस वक्त पुलिस की हिरासत में है और उनसे पेपर लीक मामले को लेकर पूछताछ चल रही है। इसी बीच अब ब्रजेश मिश्रा पर प्रयागराज में भी भ्रष्टाचार के जरिए अवैध संपत्ति बनाने का मामला भी सामने आया है। प्रयागराज में बलिया के डीआईओएस ब्रजेश मिश्रा के एक आलीशान घर का पता चला है, जो शहर के बेहद पॉश सिविल लाइंस इलाके में मौजूद है। करीब 350 वर्ग गज में बना ये आलीशान बंगला हनुमान मंदिर के नजदीक है, जिसे 2006 से 2008 के बीच प्रयागराज में तैनाती के दौरान ब्रजेश मिश्रा ने बनवाया था। लेकिन कल पेपर लीक कांड के बाद से इस बंगले पर ताला लगा हुआ है। यूपी बोर्ड के पेपर लीक मामले में बलिया के डीओएस ब्रजेश मिश्रा पर भी जांच का शिकंजा कसा है। ब्रजेश मिश्रा का विवादों से पुराना नाता रहा है, उन पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने और काली कमाई करने के भी गंभीर आरोप लगे हैं। दावा यह किया जाता है कि ब्रजेश मिश्रा जिस भी जिले में पोस्टेड रहते हैं, वहां एक आलीशान मकान बनाकर रखते हैं। प्रयागराज में भी वो कई सालों तक बीएसए के पद पर कार्यरत थे। यहाँ सबसे पॉश इलाके सिविल लाइंस में भी उन्होंने एक आलीशान मकान बना रखा है। इस वक्त हम उसी मकान के बाहर मौजूद हैं। इस मकान की कीमत तकरीबन 10 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। शहर के सबसे पॉश इलाके सिविल लाइंस में हनुमान मंदिर के ठीक बगल ये मकान मौजूद है और आप देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना आलीशान मकान ये बनाया गया है। और आसपास के लोगों का कहना है कि वो अक्सर लोगों से झगड़ा भी करते थे, प्रताड़ित भी करते थे। फिलहाल आज इस मकान में ताला लगा हुआ है यहाँ पर, लेकिन यहाँ जो अंदर तमाम कपड़े फैले हुए हैं उससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि कल तक यहाँ पर कुछ लोग रहते थे और अचानक मकान बंद करके कहीं चले गए हैं। बात कुशीनगर की, जहां भाजपा का समर्थन करने वाले बाबर की पीट कर हत्या करने का मामला अब तक शांत नहीं हुआ है। अब तक बरेली के मौलाना तौकीर रजा की बहू निदा खान को भाजपा छोड़ने के लिए धमकी मिलने का मामला सामने आ गया है। भाजपा नेता निदा खान ने एक आरोप लगाया है कि शादी समारोह में शामिल होने के दौरान निदा खान को वहां मौजूद लोगों ने घेर लिया। उन पर यह कहते हुए भाजपा छोड़ने का दबाव बनाने लगे कि वो भाजपा से तौबा करेंगी तभी उन्हें शादी समारोह में शामिल होने दिया जाएगा। निदा खान का कहना है कि उन्हें धमकी देने वाले लोगों ने कहा है कि भाजपा एक गैर मुस्लिम पार्टी है जिसमें 3 तलाक जैसे कानून को बना करके इस्लाम में दखल अंदाजी की है और बरेली के मुसलमानों ने कभी भी भाजपा का समर्थन नहीं किया है। ऐसे में निदा खान को भी भाजपा से तौबा करनी होगी। और इस मामले के बाद निदा खान ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई है, जिसके बाद निदा खान के पति शिराज रजा खान सहित 6 लोगों पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। हाल ही में शादी थी मेरे मामा की बेटी की, जिसमें मैं शामिल होने गई थी। जब मैं वहाँ पहुँचती तो उन लोगों का ये कहना है कि मैं पहले भाजपा से तौबा करूँ, उसके बाद ही वो मुझे शादी में शामिल होने देंगे। उसके बाद काफ़ी लोगों की भीड़ जमा हो गई इस बात को कहने के लिए कि नहीं, भाजपा से तौबा करनी ही पड़ेगी, वरना हम तुम्हें किसी भी तरीके के समारोह में शामिल नहीं करेंगे। जिस चीज़ को देखते हुए मैंने पुलिस को बुला लिया। पुलिस के जाने के बाद वहाँ थोड़ा पुलिस के आने के बाद थोड़ा मामला संभल गया, लेकिन जैसे ही पुलिस जाती है तो फिर से वही सब बातें शुरू हो जाती है। थाना बारादरी के अंतर्गत जो वादनी है उनके द्वारा एक तहरीर थाने पर दी गई है, जिसमें ये बताया गया है कि व्हाट्सएप के माध्यम से उनके जो जानने वाले हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनको धमकी दी गई थी कि उन्होंने एक पार्टी विशेष को ज्वाइन किया। इस वजह से वो उनको अपना जो सामाजिक बहिष्कार उनका एक तरह से किया गया और साथ में ये कहा गया कि अगर वो माफ़ी मांगेंगी उसके बाद ही उनको कार्यक्रमों में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। इस पूरे प्रकरण में पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया। जो तहरीर है उसके आधार पर धारा 147 IPC 323 506 और 67 IT एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया है। 6 लोगों के ऊपर नामजद मुकदमा है।
विधानसभा चुनाव में जिस जिले की सभी सीटों पर हार का सामना करने के बाद भारतीय जनता पार्टी विधान परिषद चुनाव में जीत हासिल करने के लिए युद्ध स्तर पर लग गई है। आजमगढ़ मऊ सीट से भाजपा के घोषित प्रत्याशी पूर्व विधायक अरुण कांत यादव की जीत के लिए आज बीजेपी के जिला कार्यालय पर आजमगढ़ और लालगंज के पदाधिकारियों की बैठक हुई। इस दौरान बहुजन समाज पार्टी को झटका देते हुए भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में गोपालपुर विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रहे रमेश यादव को पार्टी में शामिल कराया है। रमेश यादव वर्तमान में बिलारियागंज से ब्लॉक प्रमुख हैं। उन्होंने अपने 200 प्रधान और बीडीसी समर्थकों के साथ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की और इसी मौके पर मुख्य अतिथि कामेश्वर सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सकी, लेकिन एमएलसी चुनाव में पार्टी के प्रत्याशी अरुण कांत यादव की जीत सुनिश्चित है। पार्टी परिवार में पहले भी रहा हूं। विगत कुछ वर्षों में मैं एक तरह से निर्दल प्रमुख रहा हूं और मैं पुनः भारतीय जनता पार्टी में आकर करके गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। तो देखिए, आजमगढ़ और मऊ जहां पर सपा का प्रदर्शन विधानसभा चुनाव में तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन बीजेपी ने कमर कस ली है कि एमएलसी चुनाव में ऐसा नहीं होगा। इसकी एक मजबूत रणनीति तैयार की गई है, जिसके तहत ये बड़ी तस्वीर निकल करके सामने आई और अब उम्मीद जताई जा रही है कि बीजेपी के प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है। तो देखिए, एमएलसी चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस रखी है। भाजपा दफ्तर से बीडीसी और जिला पंचायत के करीब 20,000 सदस्यों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल संवाद किया। एमएलसी की बाकी बची 27 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों के जीतने की और उन्हें जिताने की अपील की। मेरी आप सबसे एक विनम्र अपील होगी कि भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों को हम भारी बहुमत से अपने अपने क्षेत्रों से विजयी बनाने में अपना योगदान दें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जो जीतेगा, विजयी होगा, तो वह उस क्षेत्र के विकास के लिए पंचायत प्रतिनिधियों के से जुड़ी हुई समस्याओं को सदन में उठाने के साथ साथ उन समस्याओं का समाधान करने और आपके साथ एक बेहतर संवाद का एक माध्यम भी अपने अपने क्षेत्र में बन पाएगा। उन सभी क्षेत्रों के मतदाताओं को जिन्होंने हमारे 36 में से 9 यानी 25% सदस्य निर्विरोध चुन करके पहले भेज दिए हैं। 9 निर्विरोध चुन करके चले गए हैं। जो निर्विरोध चुने गए हैं, मैं वहाँ के सभी मतदाताओं को और निर्वाचित जो हमारे सदस्य हैं उनको मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, उनका धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ। भाजपा के साथ शिवपाल के जाने की अटकलों पर केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आया है। भाजपा के साथ शिवपाल के जाने पर केशव मौर्य का बड़ा बयान है। हमारे पास ऐसी कोई वैकेंसी नहीं है, केशव मौर्य कहते हैं। मुख्यमंत्री से कोई भी मिल सकता है, ये भी स्पष्ट किया है केशव मौर्य ने। तो देखिए, शिवपाल के साथ मिलने की जो खबर आती है उस पर केशव मौर्य का कहना यह है कि मुख्यमंत्री से कोई भी मिल सकता है और हमारे पास ऐसी कोई वैकेंसी नहीं है। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। क्या बीजेपी में आ सकते हैं, बीजेपी के साथ आ सकते हैं? योगी जी से मुलाकात भी किए हैं। हमारे यहाँ कोई वैकेंसी है सर, लेकिन गठबंधन में तो सेंध लगा दी है। अभी आप काल्पनिक सवाल क्यों कर रहे हैं? सर, क्या बीजेपी में आ सकते हैं, बीजेपी के साथ आ सकते हैं? योगी जी से मुलाकात भी किए हैं। हमारे यहाँ कोई वैकेंसी है सर, लेकिन गठबंधन में तो सेंध लगा दी है। अभी आप काल्पनिक सवाल क्यों कर रहे हैं? से जम्मू के लिए सीधी विमान सेवा आज से शुरू हो गई। हालांकि ये विमान सेवा मंगलवार से ही शुरू होने वाली थी, लेकिन ऑपरेशनल कारणों की वजह से सेवा रद्द हो गई थी, जिसे आज से शुरू किया गया है। सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को संचालित होने वाले विमान गुरुवार को निर्धारित समय से 4:05 से 15 मिनट की देरी से 4:20 शाम से वाराणसी से जम्मू के लिए 43 यात्रियों को लेकर रवाना हुआ। वाराणसी से जम्मू के लिए शुरू हुई ये विमान सेवा मां वैष्णो के दरबार में जाने वालों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। सप्ताह में 3 दिन ये विमान सेवा होगी और अगर बात करें तो रोजाना 4:05 पर विमान वाराणसी से रवाना होगा और 6:25 से जम्मू से वाराणसी के लिए विमान रवाना किया जाएगा। वाराणसी की बात करें तो वाराणसी से जम्मू की दूरी मात्र 1.5 घंटे में विमान सेवा के जरिए तय की जाएगी। ये सेवा कितनी लाभदायी, किस तरह से लाभदायी?
एक्चुअली मैं अभी बिहार से आ रही हूँ, यहाँ पे बिहार से वाराणसी आ रही हूँ ट्रैवल करके बिकॉज ऑफ दिस फ्लाइट। तो मुझे तो काफ़ी कन्वीनियंट लग रहा है। वाराणसी से मैं सीधे 1.5 घंटे में जम्मू पहुँच जाऊँगी। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा। अयोध्या में राम चबूतरा का काम लगभग पूरा हुआ है। बलुआ पत्थर से बनाया जा रहा है राम लला का चबूतरा। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के चरण में प्लिंथ निर्माण का काम लगभग पूरा हुआ है और चबूतरा निर्माण का काम अंतिम दौर पर है। गर्भगृह स्थल के आसपास बलुआ पत्थरों से बनाया जा रहा है रामलला के मंदिर का चबूतरा। अब इसके ऊपर रामलला के मंदिर निर्माण के लिए कार्यशाला में तराश कर रखे गए पत्थरों को लगाया जाएगा। राम जन्मभूमि की कार्यशाला और बांसी पहाड़पुर की कार्यशाला से पत्थर पहुंच रहे हैं और राम जन्मभूमि परिसर में वो लगाए जाएंगे। इसके लिए उनका पहुंचना शुरू हो गया है। तो 2023 तक मंदिर निर्माण की प्रक्रिया पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। चबूतरे निर्माण की तस्वीर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर जारी की है, शेयर की है और जानकारी दी है। तो देखिए ये तस्वीर ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर शेयर की गई है और अब यहां से जो तराशे गए पत्थर हैं उन्हें लगाने का काम शुरू होगा। तो जो अगली तस्वीर होगी उसमें थोड़ा स्ट्रक्चर भी नजर आएगा क्योंकि लक्ष्य 2023 तक का है। और अब बलुआ पत्थरों से रामलला का जब चबूतरा लगभग बन करके तैयार है तो वो कैसा दिखाई देता है इन तस्वीरों में देखिए।